अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, इट्स इंजीनियर आई एम नियाज खान। और आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ एक ऐसे इंजीनियर के साथ जिनका नाम है वसीम जिया साहब, और ये केमिकल इंजीनियर हैं। ये यूटी के ग्रेजुएट हैं और ही इज वर्किंग इन ईएनआई एट द मोमेंट, विच इज वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एंड गैस फर्म इन द यूरोप। आज हम इनसे पूछेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बहुत सारे सवाल, ताकि यंग इंजीनियर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब कैसे होगी, उधर लाइफ कैसी होती है। इसीलिए हमने आज के इनके साथ टॉपिक रखा है कि लाइफ ऑफ एन इंजीनियर इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। चलें जी वसीम साहब, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं हमारे इंजीनियर्स को, उनको बताएं अपने बारे में, ताकि हम फर्दर भी इस सेशन को आगे लेके चलें। थैंक यू रेहान, आपने मुझे मौका दिया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे आपने मुझे मेरा तारुफ जो है आपने शुरू में करवा दिया था। नाम मेरा वसीम जो है, केमिकल इंजीनियर, यूटी लाहौर 2007 मेरा सेशन था। 2011 में पास आउट हुआ था और मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर की एक जॉइंट कंपनी मैंने ज्वाइन किया था 2011 अक्टूबर से, और उससे लेके अब तक 10 साल हो चुके हैं मैं यहाँ के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2015 में मास्टर्स किया था ईएनआई ही की, ईएनआई कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम्स में। और उसके बाद दोबारा से मैंने अपनी जॉब रिज्यूम की थी ईएनआई में, क्योंकि ये ऑन द जॉब मास्टर्स डिग्री थी। उसके बाद मैं ईएनआई में तकरीबन 5 साल मास्टर्स के बाद मेरी अब सर्विस हो चुकी हुई है। और आपका ये जो कैंपेन है जिसमें आपने हम लोगों को मौका दिया, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इंजीनियर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि आपकी इस कैंपेन से ज़रूर कोई इंडस्ट्रियल और यूनिवर्सिटी का जो गैप है वो ज़रूर हम लोग थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वसीम साहब आपसे। मुझे बताएं कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि पर्ची हो या सिफारिश हो, ऑयल एंड गैस में फिर नौकरी मिलती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपने जॉब कैसे सिक्योर की? नहीं, ये कुछ हद तक लोगों की नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है जब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट जो आई शुड से कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा बिल्ड हो चुकी हैं जिसमें इंजीनियर्स की जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है जो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तो जब वो कहीं पे स्पेस उनको नहीं मिलती तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इंजीनियर डेवलप कर लेते हैं, और ये नेचुरल है। ये आती ज़रूर है, आपको रजिस्ट करना होता है, आपको पॉजिटिव रहना होता है। हमारा जो प्रोसेस था, जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है, कैंपस रिक्रूटमेंट एक कैंपेन होती है तमाम इंडस्ट्रीज की जो उन लोगों ने एवरी ईयर लॉन्च करनी होती है। जस्ट लाइक दैट, मैं अगर अपना करियर शेयर करूं तो 2007 से 2011 में, आखिरी साल में जब 2011 हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें कोई 8-10 इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटी में ही आई थी। उन्होंने वहीं पर थ्रू आवर प्लेसमेंट ब्यूरो डिपार्टमेंट आकर कैंपस रिक्रूटमेंट कैंपेन की थी। उन्होंने वहीं पर आकर टेस्ट लिए, वहीं पर आकर उन्होंने इंटरव्यूज किए। इसी तरह ईएनआई आई थी, ईएनआई ने आकर हम लोगों को ऑफर्स की थी कि आप हमारे में आएँ और टेस्ट दें। तो वो लिटिल काइंड ऑफ वॉक इन भी था, और जो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे उनकी तरफ से भी नॉमिनेशन गई थी। तो हम लोग वहाँ पर गए थे और जाकर हम लोगों ने आराम से टेस्ट दिया था। टेस्ट के बाद हम लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल आई थी। इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने हमें कराची बुलवाया था, और हम लोगों ने बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, विदाउट एनी एनी लिंक, हमें पता ही नहीं था कि कौन है ईएनआई में हमारे सीनियर्स हैं नहीं है, ना ही हम लोगों को ईएनआई का जो वर्किंग स्ट्रक्चर था वो उस वक्त हमें पता था। तो हम जस्ट इंटरव्यू देने गए थे और उन्होंने हमें जॉब ऑफर की थी। तो दिस वाज द होल प्रोसीजर दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द मेरिट, और क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। वी हैड नो आइडिया कि ये हमें जॉब मिली कैसे। लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फ्रॉम फ्रॉम नोवेयर। ये हमारे लिए ऑफर्स हैं जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े हैप्पी हार्ट के साथ एक्सेप्ट किया था। अच्छा, देखें, यही बात है जो मैं इंजीनियर्स को बताना चाह रहा हूँ, और यही मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि पर्ची और सिफारिश के बगैर भी नौकरी होती है। रोज डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी पर्ची हो, सिफारिश हो, फिर नौकरी होती है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। वसीम जिया साहब इज अ लिविंग एग्जांपल। वो ईएनआई में प्योरली ऑन मेरिट गए और उनको ये चीजें पता भी नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह
this initiative would help people to know about the industries, to know about the industry experts, और वो अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से चीजें जब सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी एक स्किल्स डेवलप होंगी ताकि वो मजीद अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। अच्छा सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि केमिकल इंजीनियर, हमें तो ये लगता है कि ऑयल एंड गैस होती है यानी कि पेट्रोलियम इंजीनियर की है, केमिकल इंजीनियर की कितनी कुछ स्पेस होती है और कितनी कुछ सीट्स होती है अगर हम परसेंटेज में देखें इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, अच्छा सवाल है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ऑयल एंड गैस के नाम से जाहिर ये होता है कि जिस तरह ये ओनली रेलेवेंट टू पेट्रोलियम इंजीनियर है। हम लोगों की भी यही मिसपरसेप्शन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स ऑयल एंड गैस सेक्टर बिल्ड ही इसी तरफ से हुआ था कि हमें डिपार्टमेंट से ही जब इंटर्नशिप्स ऑफर हुई थी वो भी टोटली मेरिट बेस्ड एलोकेशन की गई थी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को ना दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा उसका होता है जिसको हम अपस्ट्रीम वर्ड कहते हैं। अपस्ट्रीम वर्ड जो है दैट इज एक्सप्लोरेशन एरिया होता है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करते हैं बीनीथ दी वाटर, बीनीथ दी लैंड, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लोर करने के बाद उसको ड्रिल आउट करते हैं और फिर आप प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका अपस्ट्रीम एरिया होता है जिसमें यूजली रिजर्वायर इंजीनियर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं और पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं। ये इंडस्ट्री काम कर रही है। इसमें भी केमिकल इंजीनियर जॉब करते हैं। जॉब उनकी क्या होती है कि जब भी आप एरिया एक्सप्लोर कर लेते हैं और आप एनालिसिस कर लेते हैं बीनीथ दी सरफेस के हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं, तब आप ड्रिलिंग का डिसीजन ले लेते हैं। जब ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग के दौरान आपको एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको फ्लूइड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो कि ड्रिलिंग के लिए यूज होते हैं। उनको मड इंजीनियर्स कहते हैं। वो मड एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड होता है जिसको मेंटेन करना इज वेरी क्रिटिकल। तो उसको जो उस वक्त उसकी जो स्पेशल जॉब होती है वो केमिकल इंजीनियर्स मैनेज करते हैं। दैट इज अपस्ट्रीम सेक्टर फॉर द केमिकल इंजीनियर्स। लेकिन चूंकि जब आप हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर करके फाइंड करके ड्रिल आउट कर लेते हैं, उसके बाद अब आपने उनको कस्टमर तक पहुंचाना होता है। तो डिफरेंट रिजर्वायर में से जब आप हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि टॉक्सिक भी होती है और नॉन टॉक्सिक भी होती हैं, जिस तरह नाइट्रोजन है, हीलियम है, जिस तरह H2S है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इन इम्प्योरिटीज को आपको रिमूव करना होता है बाय द गाइडलाइंस ऑफ ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप इनको पाइपलाइंस के थ्रू या सिलेंडर्स के थ्रू आप कम्युनिटी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो यू गॉट टू हैव अ ट्रीटमेंट प्लांट ओवर देयर। आपको प्लांट इंस्टॉल करना होता है, आपको वो हाइड्रोकार्बन ट्रीट करने होते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके एज पर दी ओगरा गाइडलाइंस आपको उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं, कोरोसिव होती हैं। आप इनको पाइपलाइन में नेचुरल गैस के साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इनको आपने प्योरीफाई करना होता है ताकि आप नेचुरल गैस जो कि हाउस होल्ड डोमेस्टिक के लिए, CNG के लिए, LNG के लिए यूज हो सके। तो ये जो सेक्शन है इसको डाउनस्ट्रीम सेक्शन कहते हैं। पहला सेक्शन अपस्ट्रीम सेक्शन था जहां पर आपने ड्रिलिंग की एक्सप्लोर किया। ये सेक्शन है डाउनस्ट्रीम सेक्शन जिसमें प्लांट होता है, पूरी इंडस्ट्री होती है, ऑपरेशंस होते हैं। इस पूरे सेटअप में आपको प्लांट चलाने के लिए, प्लांट ऑपरेट करने के केमिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं, और उस प्लांट को मेंटेन करने के लिए अदर तमाम डिसिप्लिन चाहिए होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं और जिसमें इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स होते हैं, अदर तमाम सर्विसेज होती हैं। तो ये बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है जो आपने एक अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक मैंने ये कम्प्लीटली आंसर किया ताकि लोग सेटिस्फाई हो सकें। अच्छा ये बताएं वसीम साहब के स्किल कौन से इंजीनियर्स को, क्योंकि हमें जो ज्यादातर सुनते हैं फ्रेश इंजीनियर्स हैं और हमारा मकसद ही यंग इंजीनियर तो फ्रेश इंजीनियर को गाइड करना है। मुझे ये बताएं कि स्किल्स कौन से चाहिए होते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली हर सेक्टर के डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर की कुछ स्किल्स बता दें जो बच्चे प्रीलिमिनरी सीख लें ताकि अप्लाई करने में उनको कंपेटिटिव एज मिल सके। बिल्कुल। अच्छा, अब स्पेशली अगर केमिकल इंजीनियर्स के लिए मैं स्किल्स बताऊं आपको, तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो डिफरेंट प्लांट के सेक्शन होते हैं उनका इंट्रोडक्शन उनको जरूर पता होना चाहिए। लाइक आपको ये पता होना चाहिए स्लग कैचर्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट सेक्शंस क्या होते हैं, ऑयल और वाटर हैंडलिंग कैसे होती है, अमाइन ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोजन रिजेक्शन सिस्टम क्या होते हैं, सल्फर रिकवरी यूनिट्स क्या होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स, पावर टर्बाइन, यूटिलिटी सेक्शन क्या होते हैं, वेलहेड्स क्या होते हैं, पाइपलाइंस क्या होती हैं। ये
केमिकल इंजीनियर्स को इन यूनिट ऑपरेशन का पता होना ज़रूरी है, और ये तमाम हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग फॉर द पीरियड ऑफ 4 years हम पढ़ते हैं। लेकिन आपको अगर स्टार्ट से ही एक्सपोजर हो तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि हमने किन किन एरिया पे फोकस करना है। तो ये प्योरली टेक्निकल जो एरिया है केमिकल इंजीनियरिंग के, इनको आप लोगों ने इन पे एप्टीट्यूड डेवलप करना है, इन पे अपनी प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करनी है और कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं relevant to the other industries sector like electrical department है, maintenance department है, तो they are merely common for all the industries, ठीक है ना। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर है वो रोटरी इक्विपमेंट्स पे काम करता है तो रोटरी इक्विपमेंट्स फर्टिलाइजर में भी लगे हुए हैं, वो ऑयल एंड गैस में भी लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स उनकी नेचर ऑफ मशीन डिफरेंट है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और वो साइंस जो है वो एप्लीकेबल होती है ऑल ओवर द इंडस्ट्री। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम केमिकल इंजीनियर्स। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजन की बात है, ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है ना, और एलवी और एमवी इक्विपमेंट्स हैं, वो ऑल ओवर द इंडस्ट्री वो सिमिलर हैं, वो भी उनको ये स्किल डेवलप करनी होती है। जो सबसे कमी ज़्यादा कमी हम जो महसूस करते हैं ना, जो फ्रेश ग्रेड्स आते हैं या हम लोग भी जब थे, तो ऑफ कोर्स वो एप्टीट्यूड के साथ साथ वो स्किल्स हैं जो कि आप के इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉलेज को ईज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, जिस तरह एस्पेनाइसिस है या कैमकैड है या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल है। आपकी ये आवाज थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट कम आ रही, ऑफिस है। ऊंचा बोलें। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। तो टेक्निकल नॉलेज से हटके ये जो सॉफ्टवेयर नॉलेज है जो कि अब नीड ऑफ द टाइम है, मतलब ये जमाना गुजर के जब आप पेपर में कैलकुलेशन करके प्रेजेंट किया करते थे, जिसमें लाइक 50-50% मार्जिन हुआ करता था, मटेरियल्स उसमें ज़्यादा यूज होते थे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती थी। अब सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट आ चुके हैं कि वो माइन्यूट डिटेल्स को कैलकुलेट करते हैं और एनर्जी एफिशिएंट है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, आपको वो प्लान डिजाइन करके दे देते हैं। तो इन एरियाज पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, फेमिलराइजेशन बहुत ज़रूरी है, और उनका हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको कह सकते हैं कि आपकी एड ऑन होता है आपकी इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए। इंटरव्यूज में जब आप जाते हैं तो ये एक बड़ा एडिड एडवांटेज है। बट कैन यू नेम 2 to 3 स्किल्स फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर जो आपको कंपेटिटिव एज दे सकते हैं व्हाइल अप्लाइंग फॉर जॉब इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर? यस ऑफ कोर्स। अगर तो देखें, जब इंटरव्यू आपका हो रहा था, अगर तो ऑपरेशंस के लिए हो रहा है कि ऑपरेशंस की जॉब है, ऑपरेशन की जॉब के लिए एस वन हाइसिस का आना बहुत ज़रूरी है आपको एज अ केमिकल इंजीनियर। ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जो कि प्योरली केमिकल इंजीनियर्स को पता है इसमें क्या एप्लीकेशन होती है इसकी, इसका आना बहुत ज़रूरी है। फिर जो मैंने आपको बताया कि बेसिक जो केमिकल इंजीनियर्स के जो यूनिट ऑपरेशन हैं हमारे प्लांट पे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में होते हैं, इनका नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इस पे आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग स्किल्स जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने मेरे ख्याल 4-5 मैंने आपको बताया। दीज आर दी लाइक प्री रिक्विजिट्स नाउ। आप इनको ये कह ही नहीं सकते कि ये इनके बगैर जो है आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में या किसी और इंडस्ट्री में एंट्री के लिए आप सोच भी सकते हैं। अच्छा वसीम साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, ऑयल एंड गैस में डेवलपमेंट सेक्टर में, तो उसमें कौन से स्किल्स हैं जो इंजीनियर्स को हासिल करके अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए, जस्ट फॉर कंपेटिटिव एज? देखें, अब वी नो एंड एवरीबॉडी नोज, और ये मेरा मैसेज भी तमाम इंजीनियर्स के लिए कि स्किल कैन नॉट गारंटी यू जॉब, लेकिन इट ऑलवेज गिव यू कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इसमें आपका इनपुट क्या है कि प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर के कौन से स्किल्स इंजीनियर को आने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि ऑयल एंड गैस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्शंस के बाद फिर डाउनस्ट्रीम में या अपस्ट्रीम में प्रोजेक्ट का डिफरेंट सेक्शन होता है हर जगह पर, जिसको हम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, जो प्लांट लगाने में या जो अपस्ट्रीम में रिग लगाने के लिए साइट बनाते हैं। अब ओवरऑल तमाम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पैसे बचाना होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट के बंदे होते हैं, अगर तो वो ऑफ कोर्स उस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं तो वो अब उनको एक्सेल से हटना पड़ेगा। एक्सेल के डब्बे रंग करके जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बनाते हैं ना, वो अब ओल्ड हो चुका है, उससे आपके पैसे नहीं बचते। आपको पता ही नहीं होता कि माइन्यूट डिटेल जो पैरेलल एक्टिविटीज हैं, जो सीरीज एक्टिविटीज हैं, उनका एक्चुअल ब्रेकडाउन किस तरह करना है, और जो क्रिटिकल पाथ जो है आइडेंटिफाई करना है, उस पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिविटीज कोइंसाइड कर रही हैं, ये एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। इसकी वजह से आपकी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है और आपको पता भी नहीं चलता।
इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है और प्राइमेरा जो है, इन्होंने इंजीनियर्स को ऐसा फैसिलिटेट किया है कि ये काम भी आसान हो गया हुआ है और इकोनॉमिकल भी हो गया हुआ है। आपको अपने प्रोजेक्ट के गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए, उन एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए आप इसको प्रोजेक्ट को डिजाइन ही प्राइमेरा पे या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे करते हैं। और चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर यूजली खुद प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करता, ये हमेशा आउटसोर्स करते हैं। तो आउटसोर्स करने के लिए आपको चूंकि कॉन्ट्रैक्टर पे बिलीव करना होता है, उन पर चेक रखना होता है, उसके लिए ये टूल्स इंतहाई ज़रूरी है। आप जब किसी से कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट टाइमलाइन देंगे, अगर एक्सेल फाइल भेज देगा ना, आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्टर जो है किस लेवल का है और इससे कितने हम किकबैक्स या हम गैप जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आपको एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्राइमेरा पे या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे टाइमलाइन शेयर करता है, आपको ये पता होता है कि यार इसकी एक्टिविटी ब्रेकडाउन कितना रिफाइंड होगा। तो आई थिंक ये प्राइमेरा और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बगैर जो है अब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते। चलें जी, परफेक्ट हो गया। आपने काफी फोकस किया कि अगर हमने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है ऑयल एंड गैस में तो प्राइमवेरा इज वन ऑफ द बेसिक स्किल। और वसीम साहब, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है। यू हैव सीन द E&I अवर टाइम्स, और व्हाट यू गाइड इज एन लाइक वैल्यूएबल वर्डिंग फॉर द इंजीनियर्स, जो कि उनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ऑयल एंड गैस सेक्टर की लाइफ कैसी होती है? हम चाह रहे हैं कि आज आपसे मैक्सिमम हम चीजें पूछें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है और आप बहुत मसरूफ होते हैं। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की लाइफ के बारे में बताएं कि क्या ये बहुत मुश्किल लाइफ है, बहुत आसान लाइफ है? कब कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा चिल होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत जलालत होती है। तो हाउ डू यू कंपेयर इट? हाँ नहीं, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ये एक ऑल द वे डिफरेंट लाइफ है। मतलब मैं आपको अगर जनरल एक वर्ड यूज करूं तो रोटेशन लीव जो है एक कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ऑयल एंड गैस में यूज होता है। ये इस तरह है कि आप चूंकि रिमोट एरियाज में फील्ड्स होती हैं, तो वहाँ पर यूजली जो है वो स्कूलिंग नहीं अवेलेबल है, या मेजर जो हमारी नीड बेस्ड फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर नहीं होती, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए या आप की शॉपिंग मॉल्स हो गए। तो आपका डेली आउटबैक वहाँ पर नहीं हो सकता, मतलब रोड एक्सेस ही नहीं होती ना वहाँ पर। तो आपको बाय एयर जो है तमाम एरियाज में जो है वो पहुँचना होता है, या आप कोई टफ रोड्स होते हैं वहाँ पर उस तरह स्पेशल व्हीकल्स में आपको आना होता है। तो रोटेशन लीव्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। रोटेशन लीव्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। आपको 21 रोटेशन लीव्स मिलती हैं, 14 होती हैं, 45 होती हैं, विच मीन्स कि आपको घर से 21 डेज के लिए फील्ड पर आना होता है। जो ऑपरेशन के बंदे होते हैं, जो फील्ड के बंदे होते हैं, वो वहाँ पर 21 डेज के लिए आके रहते हैं। वहाँ पर पूरा नखलिस्तान अ, सजाया होता है कंपनीज ने, जिसमें परमानेंट कैंप्स होते हैं, पोर्टेबल कैंप्स होते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, एवरीथिंग अवेलेबल होती है। आप 21 डेज के लिए वहाँ पर आके रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान सब जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो 21 डेज के लिए आप वहीं पर रहते हैं, 24/7 अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर एवरीथिंग कंपनी ने आपको अरेंज करके दिया होता है। लाइक जो बेसिक नीड्स हैं उनसे हट के जो पर्क्स आपको सेटिस्फाई करने के लिए कंपनीज अरेंज करती हैं, वहाँ पर टोटल ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। उसके बाद 21 डेज जो है आपको कंपनी रिलीज करती है और आप 21 दिन अपनी फैमिली के साथ जाके गुजारते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हर पोजीशन पे यूजली 2 बंदे होते हैं जो जनरली जनरल शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। तो 21 दिन एक शख्स होता है और 21 दिन दूसरा शख्स होता है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर ऑपरेट कर रहा होता है। जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स होती हैं कंपनीज के, एयर एयर ट्रेवल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हमारे अपने फील्ड्स में जो होते हैं, अपने एयरपोर्ट्स होते हैं, छोटे एयर स्ट्रिप्स होते हैं, वहाँ पर वो डिफरेंट प्लेन कैटेगरी की लैंडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो बाय एयर आप आते हैं, अगर बाय एयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो फिर बाय रोड हम लोग आते हैं। तो इन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ ये बड़ा ही एक अट्रैक्टिव फील्ड सिस्टम होता है। 21 दिन की छुट्टी हम लोग अवेल करते हैं, हमारा रोटेशन लीव ये सिस्टम होता है। तो वो छुट्टी इतनी एंजॉयबल होती है, खासतौर पर 9 to 5 जॉब करने वालों के लिए, कि यार लाइक जब आपको पता है कि आप 7 दिन में सिर्फ 2 दिन आपको मिलते हैं अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए, जब वो सुनते हैं कि यार 21 दिन की छुट्टी मिलती है इनको और आफ्टर 21 दिन की जॉब पे, तो वो प्रॉपरली फैसिनेट होते हैं कि यार दिस इज द काइंड ऑफ जॉब यू शुड गो फॉर। तो इसी तरह फिर जो ऑयल एंड गैस में ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जिस तरह
फाइनेंस होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, या डिज़ाइन के लोग होते हैं, या प्रोडक्शन के लोग होते हैं, तो वो कराची में 9 to 5 जॉब्स करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बढ़िया, आपने हमें बात बताई कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप लोगों के अपने एयरपोर्ट्स होते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको खाना भी उनकी तरफ से मिलता है। सो इट इज विदाउट अ डाउट अ वेरी चार्मिंग फील्ड, और हमें पता है बाकी कंपनीज में भी ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ब्लेस्ड। बाकी हमारे जो इंजीनियर्स हैं, आप देखें बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, आपको भी पता है, जॉब्स थोड़ी मार्केट में वाकई कम है। तो इस सारे सिनेरियो में आपके मुताबिक इंजीनियर्स जो है हमारे, उनका आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरी तरफ से, मेरे ख्याल आप ने जो कैंपेन स्टार्ट की है ये बड़ी इफेक्टिव है। इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मेरा खुद भी एक ड्रीम हुआ करता था कि यार जो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का गैप है ना, वो कम से कम होना चाहिए। स्टूडेंट्स का एक्सपोजर जो है यूनिवर्सिटी में रहते हुए इनिशियल लेवल पे ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए इंडस्ट्रीज होती क्या है। और इंजीनियर्स को चाहिए ये, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बुक्स जो है ना उनको पढ़ते पढ़ते आपको ये ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई हमने एक्चुअल काम करना क्या है। उसके बारे में सोचें, स्ट्राइव करें, पूछें, कम्युनिकेशन करें, अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करें। मुख्तलिफ फॉरम डेवलप हो चुके हुए हैं जिस तरह आपने किया हुआ है। उससे ये होगा कि आपको ये पता होगा कि यार हाउ इट वर्क्स, कि इंजीनियर्स एक्चुअली करते क्या हैं, क्या क्या फील्ड में जाके वो काम करते हैं। और फिर फॉलो करना जो है जॉब्स को, उसके साथ साथ आप सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम में आप अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाएं, आप बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ भी जाएं। आप एज अ पाकिस्तानी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंट करें, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो है वो जॉब फॉलो करने के पीछे ना हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ भी अप्रोच लेकर जाएं। अच्छा जी, लाइक आपने बिल्कुल बताया कि ये इनिशिएटिव का मकसद ही, मैं फिर रिपीट करता चलूं, कि यही है कि इंजीनियर्स को नो हाउ हो चीज़ों की। अच्छा, आपसे मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप, चूंकि यू आर डूइंग जॉब और आपकी अपनी फैमिली लाइफ है, लेकिन क्या आप हमारे इंजीनियर्स के लिए, यंग इंजीनियर्स के लिए, कोई थोड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर में मजीद एक्सप्लोरेशन के लिए छोटा छोटा कोई वीडियोस बना के उनके लिए, कोई छोटी छोटी कोई डॉक्यूमेंट्स बना के उनको दे सकते हैं, ताकि वो कम से कम उनको बेसिक नो हाउ हो। मेरा मेन मकसद यही है कि हम इस प्लेटफॉर्म को एक इकोसिस्टम में बिल्ड करें। इकोसिस्टम से मुराद है एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करें जिसमें जो हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो आए और अपने सीनियर इंजीनियर्स, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंजीनियर से सीखें। माय मोटो इज लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंजीनियर। तो क्या आप हमें कोई टाइम दे सकते हैं, महीने में एक दफा और चंद घंटे आप लाइव सेशन करें, या हमारे ग्रुप में आप आ जाएं, उस ग्रुप में आप ज्वाइन करें, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स करें। क्योंकि वो टोटली एग्री कि जब आप 21 दिन होते हैं बिजी होते हैं, बाद में फिर आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कुछ आप करेंगे, कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर के और लोगों से आई हैव रिक्वेस्टेड कि जो ऑयल एंड गैस में जॉब करते हैं, दे कम टू लाइक दिस प्लेटफॉर्म, और हम इस इकोसिस्टम में लोगों को कंसिस्टेंटली सिखाते रहे। आई डोंट वांट कि 4 लोग और वही कंज्यूम हो जाएं। आप महीने में 6 घंटे देंगे तो 6 कोई और देगा, तो 12 घंटे इनफ हो जाएंगे, अगले महीने कोई और देगा। तो दिस इज हाउ इकोसिस्टम एक्चुअली वर्क। तो उसमें आप अपनी नहीं, opinion दे सकते मैं बिल्कुल ये चीज़ बहुत ही एक अच्छी है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का जो गैप है, अ, वो गैप नहीं रहना चाहिए। और आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपकी फैन फॉलोइंग है, आप जब ये कम्युनिकेशन शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सम टॉपिक्स विच आई हैव इन माइंड, बट जब आप ये चीज़ें शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं जो अपने फ्रेश ग्रेड्स को मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, आपको जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से रेलिवेंट कंफ्यूजन है, आप वो राइट डाउन करें, नीचे कमेंट करें, और रियान न्याज को कम्युनिकेट करें। वो फिर मुझे बताएं कि मैं उस पर किसी भी किस्म का कोई भी रेलिवेंट मटेरियल प्रिपेयर करना हो, वो वीडियो फॉर्म में, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में, वो ज़रूर हम लोग रियान न्याज के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। और ये जो गैप है, इंशाल्लाह 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 इसको कपल ऑफ ईयर्स तक हम मुकम्मल 100% जो है वो ख़त्म करेंगे, ताकि हमारे साथ इसमें स्टूडेंट, टीचर्स और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल जो है वो एक पूरी चेन बनाकर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर सके। जी जी जी, चले, बहुत शुक्रिया। इट वाज नाइस टॉकिंग। आपने जो चीज़ें बताई वो तमाम इंजीनियर्स के लिए, यंग इंजीनियर्स के लिए, जॉबलेस इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और आई होप कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इन सारी चीज़ों की। और आपका बेहद शुक्रिया एक दफ़ा टाइम देने का।
और इंशाल्लाह हम आपसे मजीद भी टाइम लेते रहेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में कोई बेसिक स्किल जो होते हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशल फुल टाइम बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कोई एक आधा अगला लेक्चर दें जो बेसिक आपने जो बताए हमें स्किल्स बताया, उस पर एक छोटा सा एक लेक्चर बना के हमें को 20 मिनट 25 मिनट का, ताकि इंजीनियर्स बिल्कुल ब्लैंक ना हो ना। हमारे इंजीनियर्स बिल्कुल ब्लैंक है, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ कभी देखते हैं, कभी वो अपने टीचर्स की तरफ देखते हैं, तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन इंशाल्लाह इस इकोसिस्टम से कोशिश है, बाकी अल्लाह की मर्जी, जितना भी बेहतर हो सके, जितनी भी कम्युनिटी अपग्रेड हो सके। आई हैव सीन इंजीनियर्स जो $5 की ग्राफिक डिजाइनिंग को आजकल प्रेफर कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग को बहुत जगह जगह बदनाम किया जा रहा है, और इवन नाम लिया जाता है कि जी आप इंजीनियरिंग कर लें 30,000 की नौकरी मिलेगी आपको, जबकि इंजीनियरिंग इज एन एवरग्रीन फील्ड, और इंशाल्लाह इट विल ऑलवेज बी। और आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप लोगों का टाइम चाहिए, बस बाकी चीजें इंशाल्लाह मैनेज होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा टाइम लेते हैं। आप कोई लास्ट कोई वन लाइनर फॉर द यंग इंजीनियर्स एंड द जॉबलेस इंजीनियर कहना चाहेंगे, दैट वुड बी ग्रेट। लास्ट लाइन यही है कि डू नॉट ओनली फॉलो द जॉब्स, गो फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट एज वेल, you should have a second stream of income with you. चलो, थैंक यू सो मच, होप टू सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज।